पहला काम तो यही करना है कि बैठकर पूरा एक रोड मैप अपना एक कॉपी में बना लीजिए, एक डायरी में बना लीजिए। एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे थॉरली। उसी के साथ साथ रीडिंग करते समय हम साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे। हर चैप्टर को 2 दिन दीजिए, एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़िए, इन बिटवीन द लाइंस डिटेल में पढ़िए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए। आपको सोर्स को रीड करते समय यह समझना होगा कि ये सोर्स जो है किस इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमें एग्जैक्ट नहीं होना है कि नहीं एकदम डॉट पे टीचर स्केल लगा के देखेगा कि सही जगह मार्क किया कि नहीं, लेकिन हाँ, आपको स्टेट याद है, आपको प्लेस याद है, तो आप आराम से मार्क करके आ सकते हैं मैप से। हेलो माय डियर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है दोस्तों। आई एम समीर त्रिपाठी, आपका अपना हिस्ट्री एडुकेटर। एंड मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। सर, बोर्ड्स एग्जाम के लिए बहुत समय कम बचा हुआ है और समझ नहीं आ रहा है कि इस बचे हुए समय को किस प्रकार से बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। तो एक 45 डेज का रोड मैप मैं आपको आज देने वाला हूं। आप इसको फॉलो कर सकते हैं। जस्ट ये एक टेंटेटिव रोड मैप है, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। बट या जस्ट टू गिव एन आइडिया कि आप अपने 45 डेज को कैसे प्लान कर सकते हैं, पर्टिकुलरली फॉर हिस्ट्री एग्जामिनेशन, ये रोड मैप आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। देखिए, सबसे पहले अपने 45 डेज को 3 फेजेस में डिवाइड कर लीजिए। पहला काम तो यही करना है कि बैठकर पूरा एक रोड मैप अपना एक कॉपी में बना लीजिए, एक डायरी में बना लीजिए। अपने 45 डेज को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लीजिए, 3 फेजेस में डिवाइड कर लीजिए। आपका पहला फेज जो होगा वो 1 to 24 डे तक का होगा, कि लाइक आज से या कल से अगर आप शुरू करते हैं तो डे 1 से लेकर डे 24 तक आपका पहला फेज चलेगा। इस पहले फेज में आपको करना क्या है? वाई सर 24? आपकी क्लास 12 सीबीएसई में कितने चैप्टर हैं सर? 12 चैप्टर हैं। हम हर चैप्टर को 2 दिन देंगे। क्यों सर? हम हर चैप्टर की रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे थॉरली। उसी के साथ साथ रीडिंग करते समय हम साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलेंगे। अब शॉर्ट नोट्स बनाने की जब मैं बात कर रहा हूं तो आप इसको बुक में भी बना सकते हैं और चाहे तो अलग से कॉपी में भी बना सकते हैं। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट शॉर्ट नोट्स, तो यहां पर मेरा मतलब ये नहीं कि आप पूरे लंबे लंबे पैराग्राफ लिख रहे हैं। आपको सिर्फ हर एक टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी कॉपी में लिखने हैं कि भैया इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मुझे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। सिर्फ वही शॉर्ट नोट्स आपको लिखने। बच्चे, इसको आप बुक में भी हाईलाइट कर सकते हैं अगर आपको कन्वीनियंट है, और अगर कन्वीनियंट नहीं है तो आप इसको एक कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं। हर चैप्टर को 2 दिन दीजिए, एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़िए, इन बिटवीन द लाइंस डिटेल में पढ़िए। उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाइए, और अगर कहीं पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो वन शॉट वीडियोस भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। नेक्स्ट 24 दिन आपने पूरे के पूरे 12 चैप्टर खत्म कर लिए। उसके बाद आता है आपका फेज 2। ये स्टार्ट होगा डे 25 से और ये चलेगा डे 39 तक। अच्छा सर, अब इस सेकेंड फेज में हमें क्या करना है? एक बार हमने बुक अच्छे से पढ़ ली, हमने कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी कर ली, हमने नोट मेकिंग शॉर्ट में कर ली। अब आपको करना है प्रैक्टिस सेशन। अब आपको करना है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आपके पेपर का वेटेज कैसा होने वाला है। देखिए, 75 मार्क्स का रिटर्न पेपर होता है। उस रिटर्न पेपर में 5 नंबर का मैप भी आता है। दैट मींस टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 75 मार्क्स थ्योरी के होते हैं, 5 नंबर मैप के होते हैं। अब इन 75 मार्क्स को सीबीएसई ने 25 25 25 में डिवाइड किया हुआ है कि हर बुक से आपको 25 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, 5 नंबर का मैप पूछा जाएगा। बट सीबीएसई ने एक काम और अच्छा किया है कि उन्होंने हमें बता दिया है कि वो एमसीक्यू पूछने वाले हैं 21 मार्क्स के, शॉर्ट क्वेश्चंस पूछेंगे 18 मार्क्स के, लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे 24 मार्क्स के, और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे वो 12 मार्क के। शॉर्ट आंसर्स 3 नंबर के हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आपके 8 नंबर के हैं, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके 4 नंबर के हैं, और फाइनली आएगा मैप वर्क जो 5 नंबर का होगा। अब हर प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए हर चैप्टर से, डे 25 टू 39। आप हर एक चैप्टर को उठाकर चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, या मिक्स्ड क्वेश्चंस भी लगा सकते हैं कि बुक 1 के सारे एमसीक्यू लगा लिए एक दिन बैठकर, बुक 1 के सारे शॉर्ट आंसर्स लगा लिए आपने, या 2-3 दिन निकाल के शॉर्ट आंसर्स लगा दिए। फिर बुक 2 में गए, एमसीक्यू लगा लिए, शॉर्ट आंसर्स लगा लिए, लॉन्ग आंसर लगा लिए, और आपने उसी के साथ साथ उनके सोर्स बेस्ड क्वेश्चन लगा दिए। अब यहां पर बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को लेकर कि सर इसको टैकल कैसे करें। तो जैसा कि ये नाम बता रहा है, पहली चीज ये आपके सोर्सेज में से सवाल पूछे जाएंगे, कि मतलब आपकी बुक में कुछ ब्लू बॉक्सेस दिए होते हैं चैप्टर के अंदर। हाँ सर, उन्हीं ब्लू बॉक्सेस में से आपको एज इट इज वो बॉक्स उठा के दे दिया जाएगा और उनसे जुड़े हुए 2-3 सवाल दे दिए जाएंगे। अब बच्चों के बीच में एक सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन होता है वो ये होता है कि सर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मतलब सोर्स में से ही आंसर आपको मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है मेरी जान ऐसा। वो सोर्स सिर्फ आपको एक रेफरेंस के लिए दिया गया है। तो जब आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो, साथ साथ हर एक ब्लू बॉक्स के सोर्स को भी पढ़ते हुए चलिए। अब सोर्स को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, हमारी एनसीईआरटी के अंदर ना सोर्सेस आगे पीछे दिए हुए हैं। आपको सोर्स को रीड करते समय यह समझना होगा कि यह सोर्स जो है किस इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है, कि हमारी एनसीईआरटी के अंदर कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे जुड़ा हुआ ये सोर्स है।
जैसे मैं आपको बताऊं, क्लास 12th हिस्ट्री बुक के अंदर आपको पता है हमारा जो सेकंड चैप्टर है ना, उस सेकंड चैप्टर के अंदर किंग फार्मर्स एंड टाउन्स करके जो है, वहां पर एक बात बताई गई है, स्ट्रेटेजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। हाँ सर, कि प्रोडक्शन का इंक्रीज कैसे होता है। उसमें एक पॉइंट दिया गया है कि कई बार राजा महाराजा जो थे वो कैनाल्स और वेल्स बनवाते थे ताकि सिंचाई की व्यवस्था हो पाए और फसल अच्छे से उग पाए। और उसी के बाद में आगे एक सोर्स दिया गया है जहां पर रुद्र दमन का जिक्र किया गया है, जिन्होंने सुदर्शन लेक को रिपेयर कराया था। नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू मेक एन अप्रोच। आपको यह समझना होगा कि कौन सा सोर्स किस बात से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन के अंदर बेसिकली डायरेक्टली सोर्स से सवाल आए जरूरी नहीं है, उसके आसपास से भी सवाल पूछा जा सकता है। और जब आप कॉन्टेक्स्ट के बिहाफ में उस सोर्स को पढ़ेंगे तो आपको कहानी समझ आएगी कि अच्छा, ये रुद्र दमन वाला सोर्स इसलिए दिया गया है क्योंकि राजा नहर बनवाते थे, राजा नहरों का कंस्ट्रक्शन करवाते थे, राजा नहरों को ठीक करवाते थे। क्यों? क्योंकि नहर के पानी से सिंचाई की जाती थी, जिससे खेती अच्छी होती थी, और खेती अच्छी होने से राजा को टैक्स ज्यादा मिलता था। दिस इज हाउ यू हैव टू रीड सोर्स। बात समझे मेरी? इस तरीके से आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को टैकल करना है। जरूरी नहीं है कि सोर्स में ही सारे आंसर हो, आप उसके आसपास की कहानी भी लिख सकते हैं आंसर्स के अंदर, उसके आसपास का कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं कि किस बिहाफ में, किस कॉन्टेक्स्ट में ये सोर्स दिया गया है। और आखिरी में आपको तैयारी करनी है मैप वर्क की, जो कि 5 नंबर का आएगा। आपने 14 से 15 दिन अपने प्रैक्टिस सेशन को दे दिए। ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिकॉज ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स की जो सबसे बड़ी एक आप कह सकते हैं ताकत भी है और कमजोरी भी है, वो है राइटिंग। ठीक है, कि उनको राइटिंग बहुत अच्छे से आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो उनके नंबर भी उसी चीज में जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी हर प्रकार के आंसर्स को सॉल्व करने में। अब आता है आपका थर्ड फेज, डे 40 टू डे 45। इस थर्ड फेज के अंदर आप क्या करेंगे? आप करेंगे फाइनल रिवीजन। आप एक बार बुक को ऑलरेडी थॉरली पढ़ चुके हैं, अब आपको पता है कि बुक में कौन से पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं। देखो, बुक में बहुत सारी कहानी दी हुई है, लेकिन सारी कहानी हमारे लिए जरूरी नहीं है। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको एक बार क्विक रिवाइज कर लीजिए। आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। इसी के साथ साथ ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए कि भैया ये टॉपिक्स बार बार पूछे गए हैं, इन पर ज्यादा ध्यान देना है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए। अब बचे हुए दिनों में 2 से 3 दिनों के अंदर अब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाइए। पूरे 3 घंटे का प्रॉपर एक सैंपल क्वेश्चन पेपर कोशिश कीजिएगा सीबीएसई ने जो अपनी साइट पर अपलोड किया उसी को सॉल्व करें। 3 घंटे के अंदर कोशिश करें कि उस पेपर को हम सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और जब पेपर सॉल्व कर लें तो उसके बाद सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि हमारी कमी कहां पर रह गई, हम कहां पर टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाए, क्योंकि इससे आपको फायदा मिलेगा। होता है ना कुछ बच्चों का कि कुछ बच्चे जो है लास्ट से पेपर शुरू करते हैं, कुछ बच्चे 8 मार्कर्स पहले सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू लास्ट में करते हैं, कुछ बच्चे एकदम सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करते हैं, कुछ बच्चे सीक्वेंस को ऊपर नीचे। आपको क्या चीज बेस्ट सूट कर रही है वो आपको यहीं पर पता चलेगा। अगर आपको ये लगता है कि डायरेक्टली पेपर वाले दिन जाकर 3 घंटे पेपर लिखेंगे और तब समझेंगे कैसे करना है, मुश्किल है मेरी जान। इसलिए प्लीज एटलीस्ट 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर लगाएगा, सो दैट आपको टाइम मैनेज करना आ जाए और आपको ये समझ आ जाए कि कहां पर आप ज्यादा टाइम ले रहे हैं और उस टाइम को कैसे कम किया जा सकता है, कहीं और यूटिलाइज किया जा सकता है। नाउ ये तो हो गई आपकी 45 डेज की एक स्ट्रेटेजी। अब मैंने यहां पर एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी बताई है। अब यहां पर हर बच्चा अपने हिसाब से इस टाइम पीरियड को डिवाइड कर सकता है कि उन्हें कहां पर कितना टाइम देना है, किस तरीके से इस टाइम को यूटिलाइज करना है। अब इन 45 डेज के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जिनका आपको ख्याल रखना है। पहली चीज, एनसीईआरटी बुक को प्लीज डिटेल में पढ़िए। हम लोग क्या करते हैं ना, मल्टीपल बुक्स के पीछे भाग रहे होते हैं, सर ये गाइड पढ़ लें, ये रिफ्रेशर पढ़ लें, ये बुक पढ़ लें। नहीं, ओनली एंड ओनली एनसीईआरटी। ट्रस्ट मी, अगर एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ ली, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एनसीईआरटी में अगर कुछ समझ नहीं आता है, यूट्यूब पर जाइए, वन शॉट वीडियो उठाकर देख लीजिए। वन शॉट वीडियो में वो पार्ट देख लीजिए जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा, जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है। एनसीईआरटी को पहले अपने दिमाग में अच्छे से क्लियर कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ने से दूसरी चीज पता है क्या होगी? आप आंसर फ्रेम करना सीखेंगे कि आंसर को फ्रेम कैसे करना है, किन शब्दों में आंसर को लिखना है। दूसरी चीज, फोकस ऑन सोर्सेस। मैंने क्या कहा? सोर्सेस पर भी फोकस कीजिए। आपके 12 नंबर सोर्सेस से आ रहे हैं, तो सोर्सेस, हर चैप्टर को रीड करते समय ब्लू बॉक्सेस को अच्छे से रीड करिए और ये समझिए कि वो ब्लू बॉक्स किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, वो किस कहानी से जुड़ा हुआ है, किस चैप्टर से जुड़ा हुआ है, सो दैट अगर पेपर में वो सोर्स आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस चैप्टर से आ रहा है, और अगर कोई आंसर इनडायरेक्टली या क्वेश्चन इनडायरेक्टली आ गया तो आप उसको टैकल कर पाए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, हर एक बुक की टाइमलाइन बनाकर रखिए। टाइमलाइन का मतलब क्या हुआ? वो जो पीछे चैप्टर के पीछे टाइमलाइन दी है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं, चैप्टर के अंदर जितनी भी डेट्स दी गई है ना, उनको क्रोनोलॉजिकल वे में अरेंज कर लीजिए। कि जैसे सपोज बुक 1 का चैप्टर 1 है, उसकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स को एक जगह पे लिख लीजिए, चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिल रही है। चैप्टर 2 है, सारे इंपॉर्टेंट टाइमलाइन, इवेंट्स, किस फेज में से किस फेज में क्या चल रहा है, वो सब एक जगह पे लिख लीजिए। इस तरीके से क्या होगा, आपके पास सारी टाइमलाइंस एक जगह पर रेडी होंगी। दूसरी चीज, आप लोग बोलते हैं ना सर डेट्स याद नहीं होती। मेरी जान, डेट्स कभी भी याद हो ही नहीं सकती हैं, डेट्स आप भूल जाते हैं। तो डेट्स को
याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? आपको याद करने के लिए रिवीजन करना पड़ेगा। अब जब आप एक जगह कॉपी पर सारी टाइमलाइन बनाकर रख लेंगे, कोशिश कीजिए कि हर 2-3 दिन में उस टाइमलाइन को दोबारा से रीड करें। कोशिश कीजिए 15-20 मिनट निकाल के टाइमलाइन को एक बार दोबारा से पढ़ लिया। दिस इज हाउ यू रिटेन डेट्स। डेट्स याद करने का कोई जादुई तरीका नहीं है मेरी जान। रिवीजन एंड रिवीजन, दैट्स ओनली गोना हेल्प यू आउट टू रिमेंबर डेट्स। अब मैंने क्या बताया, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आप लास्ट टाइम पर पूरी बुक रीड नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूं मेरी जान। जब 3 किताबें हैं आपके पास, बहुत वास्ट सिलेबस है, पेपर से पहले कई बार होता है ना कि क्विकली हम चलो एक बार देख लेते हैं, वो क्विक रिवीजन करने के लिए ये शॉर्ट नोट्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, ये शॉर्ट नोट्स आपको रेडी पॉइंटर्स दे देते हैं जो आप आंसर में लिखकर आ सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उन शॉर्ट नोट्स के अंदर जो भी की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको हाईलाइट करें, डेट्स हाईलाइट करें। क्यों? क्योंकि आंसर के अंदर आपको वो कीवर्ड्स एज इट इज लिखकर आने होते हैं। अपने पास ब्लैंक मैप्स खरीद कर रख लीजिए और कोशिश कीजिए कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं उसी टाइम पर उसके इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करने की कोशिश करें कि कालीबंगन का जिक्र आया, याद करो कहां पर है। दूसरी चीज, मैप को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। किसी भी प्लेस को किसी कहानी के कॉन्टेक्स्ट में याद करिए कि ये प्लेस किस चीज से जुड़ी हुई है, वो आपको याद होना चाहिए। सिर्फ रैंडमली प्लेसेस रटनी नहीं है हमें मैप पर, हमें ये याद रखना है कि ये किस चीज से जुड़ी हुई है। देखिए, हमें एग्जैक्ट नहीं होना है कि नहीं एकदम डॉट पे टीचर स्केल लगा के देखेगा कि सही जगह मार्क किया कि नहीं, लेकिन हाँ, आपको स्टेट याद है, आपको प्लेस याद है, तो आप आराम से मार्क करके आ सकते हैं मैप्स को। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि भैया मैप वर्क को याद करते समय जैसा मैंने कहा कि प्लीज कॉन्टेक्स्ट या स्टोरी के बेस पर आप मैप्स की लोकेशंस को याद रखिए कि ये प्लेस किससे जुड़ी हुई है, कहां पर लोकेटेड है, क्यों ये इंपॉर्टेंट थी, क्या चीजें थी, उस तरीके से याद करिए। अब कुछ आंसर राइटिंग टिप्स देखिए। सबसे पहली चीज, आप अपने पेपर के अंदर आंसर्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखकर आएंगे। ये हर ह्यूमैनिटीज के बच्चे, हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूं मैं। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है आंसर राइटिंग का। जनरली क्या करते हैं, मार्क्स के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 1 लाइन का इंट्रोडक्शन, 3 पॉइंट्स, 3 मार्क्स, 3 पॉइंट्स का मेन बॉडी और लास्ट में 1 नंबर का कंक्लूजन। 4 नंबर का सवाल है, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन 1-1 मार्क का, मेन बॉडी में 4 पॉइंट्स लिखने हैं। 5 मार्क का सवाल है, 1-1 लाइन का इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, बीच में 5 पॉइंट्स लिखने हैं। 8 नंबर का सवाल है, 2 लाइन का इंट्रोडक्शन, 2 लाइन का कंक्लूजन, बीच में मेन बॉडी में 8 पॉइंट्स लिखने हैं। जितने मार्क्स का सवाल उतने पॉइंट्स मेन बॉडी में होने चाहिए। नेक्स्ट चीज, जैसा मैंने कहा, आपका आंसर पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं होगा। अगर ये आपकी आदत है, आज से बंद कर दीजिए ये करना। आंसर हमेशा पॉइंटर्स में होगा। राइट आंसर्स ओनली इन पॉइंट फॉर्मेट। आप प्लीज आंसर्स को पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। अब और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कोशिश कीजिए कि आप एक बार जो टॉपर की आंसर शीट होती है ना, हर साल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, जो टॉपर आंसर शीट होती है उनको अपलोड कर देते हैं। सीबीएसई की वेबसाइट पर जाइए, टॉपर्स की आंसर शीट सर्च कीजिए, गो थ्रू करिए उसको एक बार कि उन्होंने किस प्रकार से आंसर लिखे हैं। वहां पर आप देखेंगे वो कभी भी मल्टीपल पेन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सेक्शन वाइज आंसर लिख रहे हैं, प्रॉपर स्पेसिंग छोड़ रहे हैं। इसी के साथ साथ पॉइंट्स में ही सिर्फ आंसर होंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो की वर्ड्स और की फैक्ट्स को हाईलाइट करते हुए चलते हैं, वो उसको अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। देखिए, बोर्ड की कॉपी चेक करते समय ना टीचर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी लाइंस पढ़े। आपको उनको दिखाना है कि हमारे इस आंसर में कौन कौन सी मेन बातें, की वर्ड्स या की पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए कि कोई डेट है, कोई इवेंट है, कोई प्लेस है, कोई वॉर है, उसको हाईलाइट कर दो। उससे जुड़ी हुई कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसको हाईलाइट कर दो। ये नहीं कि पूरा पेपर हाईलाइट कर दिया, सिर्फ की वर्ड्स, की पॉइंटर्स, सिर्फ उनको हाईलाइट करना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कीजिए। मेक इट अ पॉइंट, पिछले 5 साल का क्वेश्चन पेपर आपको एटलीस्ट सॉल्व करना ही करना है। क्यों सॉल्व करना है सर? इससे 2 चीजें होंगी। पहली चीज, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको यह समझ आएगा कि हाई वेटेज टॉपिक कौन से टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर हैं जिनसे रिपीटेडली सवाल पूछे जा रहे हैं। और अब सर हम आंसर तो चलिए प्रैक्टिस कर लिए, हमें पता कैसे चलेगा हम सही आंसर लिख रहे हैं? बोर्ड क्या करता है, हर साल क्वेश्चन पेपर के साथ आंसर की भी अपलोड करता है। गो थ्रू दैट आंसर की एज वेल, उस आंसर की को भी जाकर देखिए कि इस क्वेश्चन के लिए बोर्ड कौन से पॉइंट्स चाहता है जो पेपर में बच्चा लिख कर आए। क्योंकि देखो, टीचर जब कॉपी चेक करते हैं तो उनके पास पूरे आंसर नहीं आते हैं बनकर, सिर्फ आंसर की आती है। आंसर की में क्या होता है, पॉइंट्स लिखे होते हैं कि भैया ये पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। अब कैसी भी भाषा में लिखो, वो पॉइंट्स होने चाहिए। गो थ्रू द आंसर की, पहले एक सैंपल क्वेश्चन पेपर देखो, उसकी आंसर की देखो। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि अच्छा इस आंसर में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एटलीस्ट मेंशन्ड होने चाहिए। लास्टली, सेल्फ असेसमेंट। आपको पता है टीचर कोई ऐसे एसेट चेक करने के लिए है नहीं, ठीक है, मेंटोर्स हैं, गाइड्स हैं, वो हेल्प तो कर देंगे, बट पूरी कॉपी चेक करके हर एक बच्चे को पर्सनली रिव्यू देना शायद पॉसिबल नहीं है। यहां पर आपको खुद का मेंटोर बनना पड़ेगा। अपना आंसर लिखिए, फिर उस आंसर को रीड कीजिए।
कोशिश कीजिए कि आंसर रीड करते समय आप उसको बुक से टैली करें कि बुक में क्या बातें लिखी हैं, मैंने आंसर में क्या लिखा है। क्या मैंने इवेंट्स को ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया, क्या मैंने पॉइंट्स को ऊपर नीचे तो नहीं कर दिया कि ये पॉइंट पहले आना चाहिए था, मैं आखिरी में लिख रहा हूं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बच्चे की सबसे ज्यादा करते हैं कि कोई पॉइंट ऊपर होना चाहिए उसको नीचे लिख दिया, नीचे वाला पॉइंट ऊपर लिख दिया। नहीं, इससे कहानी पूरी चेंज हो जाती है ना। कि भैया उसने खाना खाया, उसका नाम राम है, इट्स नॉट फाइन ना। भैया उस लड़के का नाम राम है, उसने खाना खाया, दिस इज बेटर। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को फ्रेम करना है। अब जब भी आप आंसर लिखने जाएं, प्रैक्टिस करने जाएं, कोशिश कीजिए कि अपनी आंसर शीट के पीछे एक रफ पेज बना लीजिए। जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करने जा रहे हैं तो पहले आप उस रफ शीट के ऊपर ना पॉइंट्स लिखकर रेडी कर लीजिए कि सपोज 3 नंबर का सवाल आया, उन 3 नंबर के सवाल के अंदर मुझे कौन से 3 पॉइंट्स लिखने हैं मेन बॉडी में, सिर्फ शॉर्ट में पॉइंट्स लिखकर रख लो। इससे फायदा क्या होगा, पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, आंसर लिखते समय आपको पॉइंट्स याद करने में समय नहीं गंवाना पड़ेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने जब एक बार सारे पॉइंट्स लिख लिए तो अब आप उसको अरेंज कर सकते हैं कि कौन सा पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए। इससे क्या होगा, आपकी क्रोनोलॉजी आंसर शीट की बनी रहेगी। देखिए, मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा रोड मैप दे सकता हूं, एक तरीका बता सकता हूं, मेहनत आपको करनी है। आपको पता है कि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, और अब समय है आपको सेल्फ स्टडी करने का। टीचर्स ने आपको बहुत हेल्प किया, बहुत पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहे हैं नो डाउट, बट जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद से कोशिश नहीं करेंगे, ट्रस्ट मी, कुछ भी चीज हेल्प नहीं करने वाली आपको, है ना। सो प्लीज नाउ टेक द चार्ज, यू आर द इन चार्ज ऑफ योर एग्जाम्स नाउ। आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के लिए सीरियस रहना पड़ेगा। मैंने यहां रोड मैप बता दिया, मोटिवेशन आया, 2 दिन फॉलो किया, फिर बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको खुद को वॉच करना है, आपको खुद को यह बताना है कि नहीं यार, मैं अगर ये 45 डेज का रोड मैप बना रहा हूं तो मुझे इस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, यू विल मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ, खुद से ये प्रॉमिस करो कि नहीं यार, आई विल मेक दिस रोड मैप एंड आई विल फॉलो एवरी डे दिस रोड मैप। मैं हर रोज इस रोड मैप को फॉलो करूंगा या करूंगी। अगले 45 डेज मैं कुछ भी मिस नहीं करने वाली हूं। एंड ट्रस्ट मी, वंस यू विल डू इट, 45 डेज के बाद यू योर सेल्फ विल सी कि सर डेफिनेटली सिलेबस कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मुझे चैट के अंदर आप सभी का प्रॉमिस चाहिए कि सर नेक्स्ट 45 डेज वी आर गोना डू इट। हम शिद्दत से करेंगे, बिना किसी मक्कारी के करेंगे, खुद से हम मेहनत करेंगे, भले ही कोई ना देख रहा हो, हम खुद को देख रहे हैं। हम मेहनत करेंगे, हम तैयारी करेंगे, अगले 45 दिन हम जमकर पढ़ाई करेंगे ताकि हम अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों, मिलता हूं मैं आपसे फिर वीडियोस के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए और याद रखिएगा हमारा मोटो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच पीपल, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।